हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम करेंगे क्लास 10th साइंस के सैंपल क्वेश्चन पेपर जो आपके सीबीएसई ने इशू किए थे बेटा। इनको जरूर करके जाइएगा एग्जाम के लिए। एक तो आपको पता चलेगा कि पैटर्न किस टाइप का है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत बार बेटा इन्हीं में से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन बेटा सेक्शन है, ये बायोलॉजी है। यहाँ पे देखिए एमसीक्यू मुझे दे रखे हैं और यहाँ पे टिक करते हैं बेटा। सबसे पहला है, सिलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव द सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो ग्रुप सेलेक्ट करिए जिसमें ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो सेम है। ठीक है, तो ये देखो बेटा, सी वाला जो है ना, कस्कुटा, टिक्स, लाइस, लीच एंड टेबम। आप पढ़ोगे आपको इनसे पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे काऊ है, ये इनसे बिल्कुल अलग होगी। तो ये सारे के सारा क्या है, आपके पैरासाइट्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है। Which of the following option indicates the product formed after breakdown of glucose in our muscle cell when there is lack of oxygen? जब भी हमारे सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, वो बताना है। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, ये तो नहीं है, बिल्कुल क्रॉस। लैक्टिक एसिड, ये तो बनता है और एनर्जी भी बनती है, इसको फिलहाल टिक करते हैं। लैक्टिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एनर्जी, ये क्रॉस। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, ये भी क्रॉस। तो मतलब ऑप्शन बी जो सही है। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं बेटा। बीच आर द फॉलोइंग इज ए करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन एंड पार्ट ऑफ द ब्रेन? पोस्चर एंड बैलेंस, सेरेब्रम, क्रॉस। सैलिवेशन, मेडुला इन मिड ब्रेन, ये भी नहीं होता। हंगर, पॉन्स इन हिंड ब्रेन, ये भी नहीं होता बेटा। ब्लड प्रेशर को मेडुला जो होता है हिंड ब्रेन में उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ए पेशेंट वाज वेरी हाई। किसी पेशेंट में ग्लूकोज का लेवल जो था बड़ा हाई था। इट मे बी ड्यू टू द इनएडुकेट सिक्रीशन ऑफ, उसका रीजन क्या था? ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, क्रॉस। एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, ये भी नहीं हो सकता। इंसुलिन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, और फिर है इंसुलिन फ्रॉम पेंक्रियास। देखो बेटा, इंसुलिन जो है वो पेंक्रियास से आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं आता, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। इन ए क्रॉस बिटवीन ब्लैक फर्ड रैबिट, एक रैबिट है ब्लैक फर्ड जिसको कैपिटल बी से डिनोट किया है, और दूसरा जो है वो व्हाइट फर्ड है बेटा, उसे हमने स्मॉल बी से डिनोट किया। ऑल ऑफस्प्रिंग, जितने भी ऑफस्प्रिंग थे, वर फाउंड टू हैव ब्लैक फर, सबके क्या थे? ब्लैक फर थे। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पेरेंट रैबिट्स? तो पेरेंट रैबिट का जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होगी उसके बारे में बेटा हमें पूछा गया। तो ये मुझे लगता है सबको आते होगा ये बनाना। यहाँ पे आएगा बेटा ऑप्शन नंबर, अगर आप ए देखो, बी बी, और यहाँ पे क्या आएगा? दोनों स्मॉल बी। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये जो कैपिटल वाले होते हैं ना वो आपके डोमिनेंट होते हैं, स्मॉल वाले रिसेसिव होते हैं। ठीक है, वो कैपिटल बी कौन से थे? ब्लैक फर्ड, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था कि क्रॉस हुआ ब्लैक फर्ड और व्हाइट फर्ड, सारे ऑफस्प्रिंग क्या थे? ब्लैक फर वाले थे। तो फिर ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं बेटा। विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ओजोन? ओजोन से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ओजोन लेयर हेल्प इन इंक्रीजिंग द यूवी रेडिएशन रीचिंग द अर्थ, ये तो हो ही नहीं सकता, इसको क्रॉस करते हैं। ओजोन इज ए डेडली पॉइजन, ये बिल्कुल ठीक है। ओजोन लेयर शील्ड द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन, ये भी ठीक है। ओजोन लेयर प्रिवेंट यूवी रेज विच कॉज स्किन कैंसर, ये भी ठीक है। ओजोन इज फाउंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गलत है। मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीनों ठीक है और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following human activity has resulted in an increase of non-biodegradable substances? इंसान की कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से क्या हुआ? इंक्रीज हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का। ठीक है, यहाँ देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग बिल्कुल नहीं, ट्री प्लांटेशन ये भी नहीं, प्लास्टिक मटेरियल ये ठीक ऑप्शन है, कंपोजिट ऑफ किचन वेस्ट ये नहीं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे जो आपके असर्शन और रीजन है। तो पहली असर्शन रीजन देखिए बच्चों, टॉलनेस ऑफ पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम, बिल्कुल ठीक है बेटा, एक एंजाइम ही होता है जो कंट्रोल करता है कैरेक्टर्स को। रीजन क्या है? जीन फॉर दैट एंजाइम मेक्स प्रोटीन विच हेल्प द प्लांट टू बी टॉल, और ये भी ठीक है, ये दोनों ठीक है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है जी।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वल्चर विल ऑलवेज हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इन फूड चेन। ये गलत है बेटा। नेक्स्ट देखिए, वल्चर ऑक्यूपाइज द लास्ट ट्रॉपिक लेवल एंड इट गेट ओनली 10% ऑफ एनर्जी ऑफ द प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, मतलब असर्शन गलत है, रीजन इसका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अनलाइक एनिमल्स प्लांट डू नॉट हैव एनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एज दे डू नॉट ईट फूड। देखो भाई, प्लांट जो होता है उनके पास कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होता क्योंकि वो खाना नहीं खाते। कमेंट अपॉन द स्टेटमेंट विद जस्टिफिकेशन, इस पे कमेंट करिए और साथ में आपको जस्टिफिकेशन देनी है। अब यहाँ बेटा सुनते हैं ना, मैं डिक्टेट करूंगा, आपने अगर नोट करना होगा तो उसके नोट कर लीजिएगा। अब इसका क्या रहेगा बेटा, ये चीज बिल्कुल गलत है कि प्लांट जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करते। आपने पढ़ा होगा बेटा, ट्रांसपीरेशन होती है, पानी को वो छोड़ते हैं, है ना। उसके अलावा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को भी छोड़ते हैं वो। तो ये आपने इसकी जस्टिफिकेशन में सारे का सारा लिख देना, ठीक है। ऐसा वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपीरेशन, एक ये लिख लीजिएगा। ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस वेस्ट है ना, तो ये सारे सारा लिख लेना। इसके अलावा गम्स, रेजिन्स, वो भी इनकी रिमूव होते हैं, इनकी बॉडी से निकलते हैं, ठीक है जी। तो ये 2-3 ऑप्शन आपने यहाँ पे जस्टिफिकेशन में लिख देने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म आपको नीचे दिए हैं, इनके हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, एंड हाउ इज मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रिवेंट इन देयर बॉडी। और इनकी बॉडी में ऑक्सीजन और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कैसे प्रिवेंट किए जाते हैं मिक्सिंग के लिए। देखो बेटा, फिश जो होते हैं इसके 2 चैम्बर होते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके हार्ट के 2 चैम्बर रहते हैं, और इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है ना वो सीधा गिल्स में जाता है, ठीक है। फिर वहां से क्या करता है, ब्लड ऑक्सीजन पकड़ के पूरी बॉडी में चला जाता है। ह्यूमंस की बात करें तो इसके होते हैं 4 चैम्बर्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेटा, लेफ्ट और राइट पोर्शन के बीच में एक बाउंड्री होती है जिसको बोलते हैं सेप्टम, या सेप्टा भी कहते हैं, सेप्टम भी कहते हैं, जो क्या करती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने में रोकती है, ठीक है। क्लियर है ये वाला। इसके और में क्या पूछा गया था, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म बाय विच द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट। प्लांट्स में वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इस मैकेनिज्म को बताइए। तो आप सबने पढ़ा बेटा, जाइलम एंड फिलोम। जाइलम एक ऐसा टिश्यू है जो क्या करता है, वाटर और मिनरल्स जो सॉइल से मिलते हैं उनको रूट के थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इनको भेज देता है, और ये यूनि डायरेक्शनल होती है। इसका नाम क्या था बेटा टिश्यू का, जाइलम, और ये यूनि डायरेक्शनल होता है। मेन पॉइंट में लिख देता हूं यहाँ पे। और ये क्या करता है, वाटर और मिनरल्स इन्हें ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स, है ना, थ्रू रूट्स और सॉइल से इनको ये पिक करता है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, अबाउट यहाँ पे लिखे 100 एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड वर डिक्लेयर्ड एज नेचुरल रिजर्व पार्क। इतनी लैंड जो थी उसको नेचुरल रिजर्व पार्क बना दिया गया। फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म थे प्रीडोमिनेंट इन द नेचुरल रिजर्व पार्क, और यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं। क्रिएट ए फूड वेब, आपको फूड वेब बनानी है कंप्राइजिंग ऑफ 2 सेपरेट फूड चेन। पहले तो 2 अलग अलग फूड चेन बनाएंगे, फिर उसका क्या बनाएंगे बेटा, फूड वेब बनाएंगे विद डिफरेंट प्रोड्यूसर अलग होने चाहिए बाय यूजिंग द अबव डेटा। अब यहाँ पे देखो नाम लिखे हुए, रैबिट, फ्रॉग, ग्रास, फिश हो गया, फॉक्स होगा, वाटर इंसेक्ट, ज़ेब्रा, पीकॉक, स्नेक, ट्री, बर्ड, आउल, इंसेक्ट, टाइगर, वल्चर और डक हो गया। तो 2 फूड चेन बनाएंगे बेटा, आप नोट कर लीजिएगा। पहली फूड चेन बना लेते हैं ट्री की फूड चेन, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएगा मेरे पास, नोट करते जाइएगा आप। ट्री हो गया, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, ट्री हो गया, मैं लिख देता हूँ फिर भी। उसके बाद में बेटा ज़ेब्रा, और ज़ेब्रा उसके बाद लिख लीजिए टाइगर। क्लियर है एक फूड चेन बेटा आपकी, ठीक है। दूसरी फूड चेन बना लेते हैं बेटा हम, ग्रास लैंड की बना लेते हैं, मतलब घास की बना लेते हैं। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, ग्रास आ जाएगा मेरे पास। अब उसमें आ जाएगा फिर से ज़ेब्रा, और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइगर आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो मेरे पास 2 फूड चेन आ गई अलग अलग, ठीक है। अब इनको फूड वेब बनाएंगे, और कॉमन पॉइंट क्या रह जाएगा मेरे पास, ज़ेब्रा से हो जाएगा कॉमन पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन हाउ द नर्व सेल हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नर्व सेल जो होते हैं वो कैसे ट्रांसफर करते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है, या फिर इम्पल्स को। ड्रॉ भी करना है इसे और एक्सप्लेन भी करना है।
डायग्राम तो आपको आती होगी, एक्सप्लेन मैं बेटा कर देता हूँ। होता क्या है, अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा न्यूरॉन का, तो उसका जो हेड होता है वहां पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, डेंड्राइट्स बोलते हैं। वो क्या करते हैं, आपकी जो इम्पल्स होती है ना उसे वो जनरेट करेंगे। जैसे कोई आपको टच करेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी सराउंडिंग की, उसको वो रिसीव करेंगे डेंड्राइट्स। ठीक है, फिर वो क्या करेंगे बेटा, केमिकल रिएक्शन से उसको चेंज कर देंगे इम्पल्स में, जो इन्फॉर्मेशन मिली फिर वो एक्सन में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में कहाँ चले जाएगा, नर्व की एंडिंग में चला जाएगा। अब वो इम्पल्स जा रही है ना, तो इम्पल्स जो होगी फिर से वहां पे केमिकल में चेंज होंगी, क्योंकि आगे क्या होता है, गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, जिसको साइनेप्स कहते हैं, उसने उसको क्रॉस करना है, केमिकल के थ्रू उसको क्रॉस करेगी और फिर से बेटा वही एक्शन होगा, डेंड्राइट कैच करेगा, फिर इम्पल्स में आएगा, फिर वो आगे ट्रांसफर होती जाएगी। इस तरह से ये काम करता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। इन ए जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, प्लांट विद प्योर राउंड सीड, राउंड ग्रीन सीड, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इनको क्रॉस किया गया विद प्लांट विद रिंकल्ड येलो सीड्स, स्मॉल आर कैपिटल वाई। शो द गैमीट्स फॉर्म्ड व्हेन F1 वाज सेल्फ पॉलिनेटेड। तो जब F1 सेल्फ पॉलिनेट हुई थी तो जो गैमीट बने थे वो बताइएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए बेटा, आपको आता भी होगा ये, कैपिटल आर कैपिटल वाई, या फिर क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, या फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, या फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। पार्ट 1 हो गया। कहते हैं टोटल कितने हैं, 144 सीड्स जो थे वो प्रोड्यूस किए गए थे, विच डेवलप इनटू सैम्पलिंग। रेशियो बताइए ट्रेड्स की इंडिपेंडेंटली, इसमें क्या क्या रेशियो आई थी। तो अगर आपको रेशियो बेटा याद होगी तो इसकी रेशियो होती है 9, लिख देता हूं यहाँ पे 9:3:3:1। ये है इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है बेटा। नेहा कंज्यूम्ड बॉइल्ड स्वीट पोटैटो, नेहा ने बॉइल्ड स्वीट पोटैटो कंज्यूम किए और बॉइल्ड एग कंज्यूम कर लिए ब्रेकफास्ट के लिए। हेल्प हर टू अंडरस्टैंड some steps in the process of digestion of food taken by her, answering the following question given below। अब ये फूड कैसे डाइजेस्ट होगा उसकी हेल्प करिए ये जानने में। अब यहां देखो बेटा, सबसे पहले क्या लिखा है, विच ऑफ दीज फूड आइटम इज रिच इन प्रोटीन। तो प्रोटीन सबसे ज्यादा यहाँ पे एग में ही होगी। ठीक है, स्वीट पोटैटो और एग थे। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द डाइजेशन ऑफ दिस कंपोनेंट इनिशिएटेड। और प्रोटीन जो होती है हमारे पास, उसकी डाइजेशन जो होती है स्टोमक में शुरू होती है। यहाँ लिखते जाता हूँ। देखो अगर आपको नॉलेज है बेटा तो आप आराम से देखो, एक एक वर्ड के इनके आंसर रहते हैं। नेम द एंजाइम कंडीशन रिक्वायर्ड एंड द ग्लैंड एसोसिएटेड विद द डाइजेशन। और स्टोमक में मुझे पता है बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। ठीक है जी, ये क्या रिलीज करेगा, गैस्ट्रिक जूस करेगा। ठीक है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, ये क्या करेगा, मीडियम को एसिडिक बनाएगा। ये एसिड आ गया बेटा। ठीक है, उसके अलावा म्यूकस होगा, दो काम हो गए, म्यूकस हो गया, उसके अलावा क्या आ गया, HCl आ गया जो मीडियम को एसिडिक बनाएगा, म्यूकस हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हो गया, और इसके अलावा इसमें रहता था प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसका नाम क्या है, पेप्सिन। एक पेप्सिन भी आएगा जो आपकी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, मैं डिक्टेट करते हैं ना, आप लिखते हैं ना, यहाँ पे स्पेस कम है बता नहीं रहा, तो फिर से बता देता हूँ बेटा। ये इनमें से ज्यादा प्रोटीन किस में थी, एग में थी। किस पार्ट में ये शुरू होगा, तो ये स्टोमक में शुरू होगा। एंजाइम के नाम बताने हैं, कंडीशन क्या होती है वो भी बतानी है, और ग्लैंड बताना है। तो ग्लैंड जो है बेटा वो गैस्ट्रिक ग्लैंड है। अब यहाँ पे देखो बेटा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है जो मीडियम को क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है। अब इस एसिड की वजह से हमारी स्टोमक की वाल खराब ना हो जाए तो म्यूकस में आएगा, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन एंजाइम। और में देखो क्या है, विच ऑफ दीज फूड आइटम कंटेन फैट्स, हाउ इज इट डाइजेस्टेड। इनमें से फैट किस में थी और वो डाइजेस्ट कैसे होगी। फैट जो थी बेटा आपकी वो स्वीट पोटैटो में थी, स्वीट पोटैटो। अब फैट को कैसे डाइजेस्ट किया था बेटा, बाइल जूस। तो बाइल जूस जो होता है वो क्या करता है, हमारे फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है बेटा, ये हमारे जो मीडियम है उसको एल्कलाइन बनाता है। ठीक है जी, और अगर इमल्सिफाइड फैट है उसके लिए लाइपेज जो है वो पैंक्रियास से स्क्रीट होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, एंजाइम का नाम क्या था मेरा, बाइल जूस।
ये जूस जो है बाइल जूस आएगा इसके लिए। ये कहां से आएगा आपका, लीवर से। ये बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा। और जो इमल्सिफाइड फैट होती है, इमल्सिफाइड फैट, उसे लाइपेज जो है वो कन्वर्ट करेगा, वो तोड़ेगा उसको। और ये पैंक्रियास से आता है, इसको याद रखिएगा। विच ऑफ दीज फूड आइटम इज रिच इन स्टार्च, इसमें से स्टार्च किसमें ज्यादा है। हाउ इज इट्स डाइजेशन इनिशिएटेड, उसकी डाइजेशन कैसी होगी। अब देखो बेटा, स्टार्च दोनों में से ज्यादा जो है वो स्वीट पोटैटो में ही है। ये आगे स्वीट पोटैटो। अब स्टार्च की डाइजेशन कैसी होती है, तो हमारे माउथ में सलाइवा होता है बेटा, उसे सैलिवरी ग्लैंड, यहां लिख देता हूं, सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वो रिलीज करता है सलाइवा को, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि एंजाइम होता है सिलाइवरी एमाइलेज, उसके अंदर एक एंजाइम है सिलाइवरी एमाइलेज, जो क्या करता है आपकी स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। तो आपकी जो स्टार्च है उसको वो शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। द फिगर गिवन बिलो, आपको फिगर दे रखा है, रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। Which of these part will have the maximum amount of digested food as soon as the process digestion is completed? जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे ज्यादा डाइजेस्टेड फूड जो है वो आपका कहाँ पे रहेगा। तो हम सबको पता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा। ये जो ओ है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा आपका फूड रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, पुनीत वांटेड टू ग्रो बनाना प्लांट। पुनीत जो है वो बनाना प्लांट जो है उसको ग्रो करना चाहता है। बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑन प्लांट रिप्रोडक्शन, शुड ही ऑप्ट फॉर सीड्स और एनी अल्टरनेट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या वो सीड्स लगाएगा या कोई और तरीका इस्तेमाल करेगा। जस्टिफाई योर आंसर। अब यहाँ देखो बेटा, बनाना जो होते हैं ना वो सीड से रिप्रोड्यूस नहीं होते, तो उनके लिए क्या करनी पड़ती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है जी। और इसके लिए क्या करेंगे, उनकी स्टेम कटिंग कर लो, आप उनकी स्टेम कटिंग कर लो तो वो पेड़ बन जाएगा, सीड की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ऑफ स्प्रिंग ऑफ बनाना, बनाना के जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, प्लांट यूजली शो वेरी लिटिल वेरिएशन, उनमें छोटी सी वेरिएशन दिखती है, चेंज दिखता है। व्हाट कॉज वेरिएशन, वेरिएशन किससे होता है और क्या ये सही है गलत है, इसको जस्टिफाई करिए। अब यहाँ देखो बेटा, वेरिएशन का रीजन क्या है, एरर्स। अगर एरर हो जाते हैं या फिर डीएनए में कोई वेरिएशन आती है तो जिसकी वजह से क्या होती है, वेरिएशन होती है। यहाँ पे लिख देता हूं, एरर्स एंड वेरिएशन इन डीएनए, अगर ये सब हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशन होता है, इट कॉज वेरिएशन। क्या ये सही है या गलत है ये बताना। अब देखो बेटा, वेरिएशन जो है वो सही भी है, उसका रीजन क्या है, विद टाइम जो आपके क्लाइमेटिक चेंज आते हैं उसमें अडॉप्ट करने में आपको हेल्प करता है। नुकसान क्या है इसका, कि जो करेक्टर होते हैं वो पेरेंट्स से थोड़े से अलग हो जाते हैं, तो ये रीजन अगर आप लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके बेटा बी पार्ट पे। पार्ट बी में देखो क्या लिखा था, एनी वाज कंडक्टिंग रिसर्च ऑन द नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड बाय वाटरमेलन अंडर डिफरेंट कंडीशन। शी ग्रूज 25 watermelon plant each in both glass house A and B. She introduced pollinator in glass house A only. उसने सिर्फ A में क्या रख लिया, पॉलिनेटर रख दिया। सबसे पहले क्या पूछा गया, What difference will she observe in the number of fruits produced in two glass house? Explain with reason. दोनों ग्लास हाउस में जो नंबर ऑफ फ्रूट बनेंगे उनमें क्या डिफरेंस है उसको एक्सप्लेन करिए रीजन के साथ। अब यहाँ देखो बेटा, वाटरमेलन जो होता है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। मतलब इसमें मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब उसने क्या किया था, पॉलिनेटर रख दिया था ग्लास ए में, तो पॉलिनेटर की वजह से क्या होगा, इससे क्या होगा, रिप्रोडक्शन में आपकी या फिर फर्टिलाइजेशन में हेल्प होगी, क्योंकि पॉलिनेटर की मदद से क्या होगा, पोलन ग्रेन जो होंगे वो ट्रांसफर करने में उसको हेल्प करेगा और नंबर ऑफ प्लांट आपके जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे। अगर पॉलिनेटर नहीं हुआ तो फिर क्या होंगे, ये ट्रांसफर नहीं होंगी पॉलिनेशन, है ना, जो पोलन ग्रेन है उनकी क्या होगी, ट्रांसफर नहीं होगी और फिर आपकी जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होगी, ठीक है। तो इतना रीजन इसमें आप लिख दीजिएगा, चलेगा। नेक्स्ट देखो बेटा, पार्ट 2 में क्या पूछा था, लिस्ट 3 changes that will occur in flower once it gets fertilized।
तो 3 चेंजेस लिखिए जो होंगी जब आपका फ्लावर एक बार फर्टिलाइज्ड हो जाए। तो सबसे पहला लिखिए बेटा, ओव्यूल जो है आपका, यहाँ लिख देता हूँ, जो आपका ओव्यूल होता है डेवलप से कब डेवलप्स, उस पे क्या हो जाएगी, टफ कोटिंग हो जाएगी, टफ कोटिंग हो जाएगी और वो सीड बन जाएगा एंड बिकम सीड। फिर से बता देता हूँ, ओव्यूल जो है डेवलप से टफ कोट, उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाएगी और वो सीड बन जाएगा। नंबर 2 देखिए बेटा, नंबर 2 क्या होगा, ओवरी जो है वो ग्रो करेगी और फ्रूट बन जाएगा। ओवेरी ग्रोज एंड राइपन्स टू फ्रूट, ग्रो करेगी, पक जाएगी और फ्रूट बन जाएगा। नंबर 3 देखो, पेटल, सेपल, स्टेमन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा, ये जो पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, आप नोट करते रहना, स्टेमन होता है, स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है, ये आपके फॉल ऑफ कर जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका बायोलॉजी का सेक्शन ए। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट सेक्शन पे, चलते हैं बच्चों सेक्शन बी पे, और सेक्शन बी में केमिस्ट्री है बेटा। तो आइए एक एक करके सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट रिडॉक्स रिएक्शन एंड व्हाट आर द वैल्यू फॉर पी एंड क्यू इन दिस इक्वेशन। इनमें से रिडॉक्स रिएक्शन कौन है वो बताना है बेटा, ऊपर से क्या बताना है, पी और क्यू की वैल्यू क्या रहेगी। अब देखो बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। मतलब एक एलिमेंट क्या करेगा, अपने ऑक्सीजन दे देगा, जो अपने ऑक्सीजन दे देगा वो क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा, और दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखो, ये आयरन ऑक्साइड है प्लस एल्यूमिनियम है, ठीक है, इसने अपने ऑक्सीजन किसको दे दी, एल्यूमिनियम को, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया और ये रिड्यूस हो गया, तो ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। इसका मतलब ये क्या है, मेरे पास रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अब इसमें मुझे पी की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। यहाँ देखो, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 बराबर है, ऑक्सीजन 3, 3 बराबर है, आयरन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 2, तो पी का आंसर यहाँ पे 2 रहेगा। इक्वेशन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे C4H10 प्लस 13 टाइम ऑक्सीजन है, तो यहाँ देखो बेटा 8 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ भी चलेगी, हाइड्रोजन के साथ भी चलेगी, तो इसने इसको ऑक्सीजन दी, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ये खुद रिड्यूस्ड हो गया, तो ये भी हमारे पास क्या है बेटा, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू फाइंड करनी है मेरे पास क्यू की और पी की वैल्यू तो होगी, यहाँ पे क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितने हैं, 10 और 2 20 है, और यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा बेटा, 10 आएगा, 10 इंटू 20, तो मतलब P की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू 10, और दोनों रिडॉक्स रिएक्शन है ना, तो इक्वेशन 1 इज रिडॉक्स, ये गलत है, बोथ इक्वेशन आर रिडॉक्स, P की वैल्यू 2 ठीक है, Q ये गलत हो गया, तो दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 रिडॉक्स, P2 और Q10, ये वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 स्टेटमेंट आपको दे रखी हैं अबाउट रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और नीचे कुछ लिस्ट किया गया है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो बेटा, सबसे पहले ये जो पूछा गया ना आपको, ये क्वेश्चन जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड पर बेस्ड है। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और मुझे पता है बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन सा होता है, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। तो यहाँ देखो बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ डाइल्यूट HCl एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल ठीक है, ये बात ठीक है, क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम नहीं आएगा, जिंक वाला आ जाएगा, मतलब ऑप्शन 1 एंड 3, 1 एंड 3 मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19। एक आयरन नेल जो है उसको ऐड किया गया 2 टेस्ट ट्यूब में, पी और क्यू, कंटेनिंग एक्वस कॉपर सल्फेट एंड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। एक में क्या था बेटा, कॉपर सल्फेट, और दूसरे में एक्वस सिल्वर नाइट्रेट था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे आयरन जो है कॉपर और सिल्वर इन दोनों से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो इन दोनों क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, मतलब ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो होगा क्या, यहाँ देखो, इन टेस्ट ट्यूब पी आयरन नेल इज कोटेड विद ब्लू कोटिंग, क्या टेस्ट ट्यूब पी में जो आयरन नेल है वो ब्लू कोटिंग साथ हो जाएगा, और टेस्ट ट्यूब क्यू में देयर इज नो रिएक्शन, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, रिएक्शन तो दोनों में होगी। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, पहली जो सोल्यूशन है यहाँ पे दिया होता है ना, कौन सा है, कॉपर सल्फेट वाला सोल्यूशन। इस केस में आयरन जो होगा उस पे ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाएगी, इस केस में ब्राउन कलर की कोटिंग आएगी,
ठीक है, इसको लिख लेना। और दूसरे में क्या आएगी, सिल्वर कोटिंग आ जाएगी। दूसरे में क्या आएगी बेटा, सिल्वर की कोटिंग आ जाएगी उसके ऊपर। तो यहाँ पे लिखो, एक तो कौन सा आ गया यहाँ पे, आयरन नेल इज कोटेड विद ब्राउन कोटिंग, ठीक है जी, एंड सिल्वर कोटिंग टेस्ट ट्यूब क्यू, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो बेटा, मिथाइल ऑरेंज जो है इज एडेड टू डाइल्यूट HCl। मिथाइल ऑरेंज को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड किया और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में। अब यहाँ देखो बेटा, एक एसिड है एक बेस है, तो कलर क्या होगा मिथाइल ऑरेंज का वो मुझे बताना है। मिथाइल ऑरेंज जो है बेटा ये एक एसिड बेस इंडिकेटर है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो एसिड बेस इंडिकेटर में जो मिथाइल ऑरेंज है ये एसिड में रेड कलर का हो जाता है। तो क्या होता है बेटा इसमें, एसिड में, यहाँ लिख देता हूँ, अगर एसिड है तो ये रेड कलर देगा, अगर बेस है तो ये येलो कलर देगा, ठीक है। तो एसिड में रेड और बेस में येलो, मतलब ऑप्शन जो बी है ये वाला, रेड और येलो, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर विल हैव द हाईएस्ट पीएच वैल्यू। इनमें से हाईएस्ट पीएच वैल्यू किसकी होगी। अब देखो बेटा, हाईएस्ट पीएच वैल्यू किसकी होगी, जो पानी में जितने ज्यादा H पॉजिटिव आइन या फिर OH नेगेटिव आइन जो है वो जनरेट करता है, तो उसके लिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। तो इन सबको अगर आप देखो, सल्फ्यूरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। एसिटिक एसिड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर बेस की आप लिस्ट देखोगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ये है, एसिड की लिस्ट में ये वाला सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे आता है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसका। नेक्स्ट देखिए बेटा, व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब आप लाइम वाटर में एक्सेस मतलब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो तो जो मिल्कीनेस होता है वो वहां से गायब हो जाता है, डिसअपियर। क्यों होता है, उसका रीजन देखो बेटा क्या है। जब आप इसमें ऐड करते हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है, वो उसमें डिसॉल्व नहीं होता, उसी वजह से व्हाइट कलर आपको या फिर मिल्कीनेस दिखती है। जब आप उसमें एक्सेस में ऐड करोगे कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और वो पानी में सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। तो इसका रीजन ये रहता है, वाटर सॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट टू वाटर सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बिल्कुल नहीं। ये वाटर सॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट तो उसमें सॉल्व ही नहीं होगा ना, ये वाला ऑप्शन ही होगा। आगे देखो बेटा, इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट टू वाटर सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, कन्वर्ट टू वाटर सॉल्युबल, हाँ ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इन द रिएक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, दोनों की रिएक्शन हुई तो सॉल्यूशन क्या बनेगा वो मुझे बताना है। देखो बेटा, जब दोनों की रिएक्शन होगी तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसमें एक तो बनेगा बेरियम सल्फेट, ठीक है, एक बनेगा क्या है इसमें, बेरियम सल्फेट। अब ये जो बेरियम सल्फेट है इसके बनेंगे प्रेसिपिटेट, ये डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है, ये डिसॉल्व नहीं होगा। दूसरा बनेगा बेटा सोडियम क्लोराइड NaCl, ये डिसॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सोल्यूशन किसका बनेगा, मतलब सोल्यूशन में जो डिसॉल्व हो जाएगा वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी, मतलब सोडियम क्लोराइड। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो आपका असर्शन रीजन पर बेस्ड है। देखिए यहाँ पे क्या असर्शन है, C4H8 है, C4H6 और C4H10 आर मेंबर ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज। अगर आपने होमोलोगस सीरीज पढ़ी होगी तो आपको पता है होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स में कितना डिफरेंस होता है, CH2 का। यहाँ पे तो कार्बन सभी का सेम आ रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है वो मेरे पास फॉल्स है। C4H8, C4H6 और 3C3H4, C3H6, C2H4 ये सारे जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल जी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूले क्या होते हैं, CnH2n, एक होता है CnH2n-2। आप इन्हें वैल्यू डाल के देखते जाइए तो ये वाले कंपाउंड जो है बन जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये गलत है, असर्शन गलत है, लेकिन ये रीजन सही है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्टिविटी आपको दे रखी है, फॉलोइंग एक्टिविटी सेटअप इन द साइंस लैब बाय द टीचर। टीचर ने कोई एक्टिविटी करवाई है, क्या एक्टिविटी है, ही क्लैम्प्ड एन एल्यूमिनियम वायर ऑन ए स्टैंड एंड फिक्स्ड ए पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर। उसने क्या किया, वायर के
फ्री एंड पे, यहाँ पे एक एल्यूमिनियम की वायर लगाई, उसके फ्री एंड पे क्या किया उसने, पिन लगा दी। देन ही हीटेड, उसके बाद उसने क्या किया, हीट किया। देन ही हीटेड द वायर, वायर को गर्म किया, विद ए बर्नर फ्रॉम द एंड वेयर द वायर इज क्लैम्प्ड। ठीक है, तो इस एंड से उसने गर्म किया। स्टूडेंट ने क्या देखा कि पिन जो थी वो नीचे ऑटोमेटिकली फॉल ही करनी थी, क्योंकि कंडक्शन की वजह से हीट कंडक्ट होनी थी, तो वो नीचे गिर जानी थी, वैक्स से तो उसको चिपकाया था। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ द टीचर रिप्लेस एल्यूमिनियम, अगर टीचर जो है वो एल्यूमिनियम को सिल्वर के साथ रिप्लेस कर देगा, सिल्वर वायर के साथ, विल द स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन चेंज, क्या स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन बदलेगी? जस्टिफाई योर आंसर। अब यहां देखो बेटा, सिल्वर जो है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर है हीट का, मतलब एल्यूमिनियम से भी अच्छी हीट वो कंडक्ट करता है। तो क्या होगा, ये थोड़ा जल्दी फॉल ऑफ कर जाएगी पिन, और ये क्या होगा, बस इतना ही होगा। ठीक है, ये पूछा ना टीचर ने, अगर रिप्लेस कर देगा एल्यूमिनियम वायर को सिल्वर वायर से तो क्या होगा, तो सिल्वर उससे ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, तो जल्दी गिर जाएगी, पहले जितना टाइम लगा था उससे थोड़ा कम टाइम लगेगा, ये पिन जो है फॉल ऑफ हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो बी पार्ट में, विल द एल्यूमिनियम वायर मेल्ट, क्या एल्यूमिनियम वायर मेल्ट हो जाएगी, इसका रीजन दीजिए। बिल्कुल मेल्ट नहीं होगी, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है बेटा उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ये मेटल होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा रीजन, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, एक एलिमेंट एक्स, उसको केरोसिन में स्टोर किया गया एंड कांट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सोर्स यूजिंग ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते उसकी ओर से रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से। एक्स जो है आगे ये भी लिखा गया फॉर्म से आयनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन, जब क्लोरीन से रिएक्ट किया तो उसने क्या किया, आयनिक कंपाउंड बना लिया। कैन वी स्टोर एक्स इन वाटर, क्वेश्चन क्या था कि एक्स को वाटर में स्टोर कर सकते हैं, इसका रीजन दीजिए। अब देखो बेटा, जो हमारा एक्स है वो हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, वो बड़ा ज्यादा रिएक्टिव है। अगर वो आपके साथ पानी में कांटेक्ट में आ गया, ठीक है, अगर वो पानी के कांटेक्ट में आया तो क्या करेगा, आग पकड़ लेगा, इसलिए हम उसको वहां पे स्टोर नहीं कर सकते। नो, रीजन क्या है, पानी के कांटेक्ट में आते ही वो आग पकड़ लेगा। ठीक है जी, अब यहां देखिए पार्ट 2 में, आइडेंटिफाई एलिमेंट एक्स, एक्स को आइडेंटिफाई करिए। तो ये तो साफ है बेटा, जो आपका एक्स है वो क्या है, सोडियम है। किस प्रोसेस से वो, नेम द प्रोसेस यूज्ड एंड राइट द इक्वेशन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्स फ्रॉम इट्स सोर्स, कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए, फिर उसकी इक्वेशन लिखिए। जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है बेटा इसकी एक्सट्रैक्शन के लिए वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब रिएक्शन क्या होती है बेटा, एट कैथोड, यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ, कैथोड पे क्या होगा, ये आपका सोडियम है, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम बन जाएगा। एनोड पे क्या होगा, एट एनोड, ठीक है, मैं बोलते भी जा रहा हूँ, अगर दिख नहीं रहा तो लिख लेना। एनोड पे आपका जो क्लोरीन है, ठीक है, ये जाएगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, क्लोरीन गैस बन जाएगी +2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, एनोड पे इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, वो कैथोड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और सोडियम बन जाएगा, ये क्लोरीन गैस बनकर निकल जाएगा। अब और में क्या आया था, द डूम ऑफ मैनी बिल्डिंग्स इन यूरोप, यूरोप की बात कर रहे हैं, यूरोप में बड़े सारे जो डूम हैं इज आर मेड ऑफ कॉपर, वो कॉपर के बनाए हुए हैं। दीज डोम्स नाउ अपीयर ग्रीनिश इन कलर, अब इनका कलर जो है वो ग्रीन हो गया है। व्हाई डू द डोम्स अपीयर ग्रीनिश थ्रू कॉपर इज ऑरेंज रेड इन कलर, अब जो डोम है वो ग्रीन कलर का क्यों हो गया, जबकि कॉपर जो है वो ऑरेंज रेड का होता है। अब इसका रीजन क्या है बेटा, क्रोजन। कॉपर जो है जब ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आता है तो वो क्या बन जाता है बेटा, कॉपर गेट ऑक्सीडाइज्ड और क्या बना लेता है, कार्बन कार्बोनेट। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट होगा विच इज ग्रीनिश इन कलर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट है, मैंने कार्बन बोल दिया, तो इसका रीजन क्या है, डोम जो है वो आपका ग्रीन कलर का क्यों हो गया, क्योंकि कॉपर है जब ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट जो ग्रीनिश इन कलर, ग्रीन कलर कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पार्ट 2 में, इन योर ओपिनियन शुड द कॉपर डोम्स बी रिप्लेस्ड बाय आयरन, आप क्या चाहते हो कि जो कॉपर है उसको हम आयरन से रिप्लेस कर सकते हैं। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ चेंज ऑफ कलर ऑफ द कॉपर डोम्स, क्योंकि उसका कलर चेंज होता है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि हम इसको लोहे का बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते। मुझे पता बेटा आयरन की क्या होती है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, रस्टिंग होती है,
ठीक है, और वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। तो आयरन जो है विल फॉर्म रस्ट एंड रस्ट विल कम ऑफ एक्सपोजिंग आयरन टू एयर। तो डोम जो होंगे फिर वो स्टेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि उसके ऊपर रस्ट बनेगी, वो रस्ट उतर जाती है, फिर जो नीचे वाला होगा आपका आयरन वो कॉन्टेक्ट में आएगा, फिर से रस्ट बनेगी, फिर उतरेगा, तो डोम जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं दूसरी तरफ अगर आप देखो तो कॉपर जो होता है उसकी क्रोजन तो होती है, लेकिन जब उसके ऊपर क्रोजन की लेयर बन जाती है तो फिर वो हटती नहीं है, उसके ऊपर चिपकी रहती है, और नीचे वाला मेटल जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है, फर्दर क्रोजन नहीं होती है। तो कॉपर बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू आयरन। पार्ट 3 में चलते हैं। डोम्स यूज टू बी मेड फ्रॉम थिन शीट ऑफ मेटल। डोम्स जो होते हैं मेटल की थिन शीट से बनाए जाते हैं। Why did the ancient architect use copper to make the domes? उन्होंने कॉपर को ही क्यों चुना था? अब देखो बेटा, कॉपर जो है ये हाईली मेलेबल है। हाईली मेलेबल मतलब इसकी शीट्स बड़े आराम से बन सकती हैं, जितनी पतली बनानी है बना सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है बेटा अलग अलग शेप्स देने के लिए, मतलब आप इसको आसानी से अलग अलग शेप दे सकते हो, इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट देखिए बेटा, अमृता जो है उसने इलेक्ट्रोलाइज किया डिस्टिल वाटर को। ये कुछ सेटअप यहाँ पे दे रखा है। शी वॉज एक्सपेक्टिंग टू गैसेस टू बी इवॉल्व एट द एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली। वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि दो गैसेस निकलेंगी, एक एनोड से एक कैथोड से। सडनली शी रियलाइज दैट द बल्ब इन द सर्किट डिड नॉट ग्लो। यहाँ पे एक बल्ब ही था, उसने अचानक से क्या रियलाइज किया कि बल्ब ग्लो नहीं हुआ। व्हेन शी यूज्ड डिस्टिल वाटर, उसने डिस्टिल वाटर इस्तेमाल किया और बल्ब जो है वो ग्लो नहीं है। अब आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं। आगे कहती है आफ्टर दिस रियलाइजेशन, इसको रियलाइज करने के बाद शी एडेड इस सब्सटेंस टू द डिस्टिल वाटर फॉर इलेक्ट्रोलिसिस टू टेक प्लेस। उसने कुछ उसमें ऐड किया ताकि इलेक्ट्रोलिसिस हो जाए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव। Which gas was the expecting to be formed at anode and which one at the cathode respectively? वो क्या एक्सपेक्ट करी थी कि एनोड पे कौन सी गैस बनेगी और कैथोड पे कौन सी? तो एनोड पे जो बनेगी बेटा वो बनेगी आपकी ऑक्सीजन, लिख लीजिए, और कैथोड पे बनेगी हाइड्रोजन, क्योंकि पानी का ही वो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा था। ठीक है, बी पार्ट में देखिए, व्हाई डिड द बल्ब नॉट ग्लोन व्हेन अमृता पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल वाटर। जब उसने डिस्टिल वाटर में से करंट पास किया तो बल्ब ग्लो क्यों नहीं हुआ? इसका रीजन क्या था? क्योंकि ये जो डिस्टिल वाटर होता है इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से आपकी करंट जो है वो पास नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच सबस्टेंस विल एडेड बाय अमृता टू डिस्टिल वाटर टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब उसने कौन सा सबस्टेंस इसमें ऐड किया होगा? तो ऑब्वियसली उसने क्या किया, कोई इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड किया, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, या फिर सोडियम क्लोराइड, जो क्या करे जिसके आयंस डिसोशिएट होते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे क्या दिया गया बेटा, सारा जो है उसने 2 ml क्या लिया, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें क्या किया, 2 ड्रॉप जो थे फिनोपेथाइलिन के डाल दिए। सोल्यूशन जो था वो पिंक कलर का हो गया। फिर उसने क्या किया, डाइल्यूट H2SO4 डाला सोल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप, जब तक जो सोल्यूशन था वो टेस्ट ट्यूब में वो कलरलेस ना हो जाए। ठीक है, 40 ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 वर यूज्ड फॉर द चेंज इन कलर। कलर चेंज करने के लिए 40 ड्रॉप्स डाले गए सल्फ्यूरिक एसिड के, फ्रॉम पिंक टू कलरलेस करने के लिए। व्हेन सारा एडेड ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू द सोल्यूशन, तो कलर जो है था फिर से पिंक कलर का हो गया। अब ये इंडिकेटर होता है बेटा, तो इसलिए एसिड बेस के साथ इसका अलग अलग कलर रहता है फिनोपेथाइलिन का, ये वही सब बता रहे हैं। सारा नाउ ट्राइड द एक्टिविटी विद डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ सोडियम ऑक्साइड और रिकॉर्ड किया उसने कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ दे रखा है। यहाँ देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसने 2 ml लिया, तो डाइल्यूट H2SO4 20 ड्रॉप डालना पड़ा, 3 ml के लिए 30, 4 ml के लिए 40 ड्रॉप। कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, अगर सारा जो है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करती डाइल्यूट की जगह, तो कितने ड्रॉप उसको डालने पड़ते? अब यहाँ देखो उसने डाइल्यूट यूज किया था तो 40 ड्रॉप डालने पड़े, तो कंसंट्रेट जो होता है बेटा वो ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा, इसलिए उसको 40 से कम डालने पड़ेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या पूछा है, सारा मेजर्ड 20 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4। उसने क्या किया, मेजर किया कि 20 ड्रॉप जो है H2SO4 के, एंड फाउंड इट वॉल्यूम टू बी 1 ml। उसने देखा कि उसकी वॉल्यूम कितनी बनती है, 1 ml। सारा ऑब्जर्व चेंज इन द कलर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय using 3 ml H2SO4, how many ml of NOH did she add to the test tube initially? उसने स्टार्टिंग में कितना डाला था? अब यहाँ देखो बेटा 20 ड्रॉप का मतलब है
1 ml। ठीक है, तो B's2 का मतलब कितना है, 1 ml सोल्यूशन। सारा ने कलर में कब चेंज आया, जब उसने 3 ml यूज किया। तो 1 ml में 20 ड्रॉप है, तो 3 ml में कितने हो जाएंगे बेटा, 60 ड्रॉप्स हो जाएंगे, सीधा सीधा हिसाब है। ठीक है, अब आगे देखिए और में क्या पूछा था। सारा ने 10 ड्रॉप लिए डाइल्यूट H2SO4 के टेस्ट ट्यूब में और उसमें 2 ड्रॉप फिनोप्थेलिन के डाल दिए, फिर उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला ड्रॉप वाइज। सारा ने फिर से क्या देखा, चेंज इन कलर हो गया जब उसने 20 ड्रॉप NOH के डाले। व्हाट चेंज इन कलर वुड शी ऑब्जर्व एंड व्हाई, चेंज इन कलर उसने क्या ऑब्जर्व किया और क्यों किया, लिख लीजिएगा बेटा। कलर इसलिए चेंज होता है, कलर विल चेंज फ्रॉम कलरलेस टू पिंक, पहले कलरलेस से पिंक हो जाएगा क्योंकि फिनोप्थेलिन जो है वो एसिड में कलरलेस होता है और बेसिक में वो या फिर बेस में वो पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट बेटा, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी थी, जो रिएक्शन यहाँ पे हो रही है और फिर इनमें से कौन सा सही था। अब देखो बेटा रिएक्शन क्या हो रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और एसिड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, अब जो सोडियम सल्फेट होता है ये प्रेसिपिटेट नहीं है। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन नहीं होती क्योंकि सोडियम सल्फेट जो होता है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसके अलावा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दोनों के जो एलिमेंट्स होंगे वो आपस में जब फिर आयंस होंगे वो एक्सचेंज होते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 तो बनेगा क्या, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर बनेगा। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और साथ साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें प्रेसिपिटेट नहीं बनते। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन ए ही काफी है। ठीक है, यही इसका सही आंसर था। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29 पे, क्या लिखा गया था यहाँ देखिएगा। 29 में ए हाइड्रोकार्बन विद द फॉर्मूला CXHY, एक हाइड्रोकार्बन है, अंडरगोज कंप्लीट कंबशन, इसको पूरी तरह से जलाया गया, एज शोन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे मुझे दे रखी है, x और y की वैल्यूज क्या होंगी, सबसे पहले मुझे ये पूछा गया। ठीक है, उसके बाद में गिव द केमिकल या IUPAC नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन, इस हाइड्रोकार्बन का IUPAC नेम देना है, 2 हो गया। तीसरा देखिएगा बेटा क्या पूछा गया इसमें, ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, फिर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। नेम द अल्कोहल व्हिच ऑन हीटिंग विद कंस्टिट्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड विल प्रोड्यूस द अबव हाइड्रोकार्बन। आपको बताना है कौन सा ऐसा अल्कोहल है जिसको मैं हीट करूंगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और बनेगा मेरे पास CXHY, या फिर जिस हाइड्रोकार्बन की ये बात की गई। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन हम यूज कर रहे हैं वो है बेटा C3H6, जिसका नाम है प्रोपेनल। ठीक है, हाइड्रोकार्बन विद फॉर्मूला CXHY undergoes complete combustion as shown in the following equation। तो यहाँ पे C की वैल्यू बेटा अगर मैं देखूंगा तो C की वैल्यू मुझे 3 रखनी पड़ेगी तभी बैलेंस होगा ना, 6 बनेंगे। यहाँ पे देखो 6 है तो C3 बन जाएगा, और H देखो यहाँ पे कितने हैं, 12 आ रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेटा साफ है, X की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी और Y की वैल्यू 6 रखनी पड़ेगी। पहला पार्ट हो गया। दूसरा बेटा इसका मुझे नाम पूछा गया था, क्या है IUPAC नेम, तो वो है प्रोपीन नाम है इसका। ठीक है, आगे देखो बेटा इलेक्ट्रॉनिक डार्ट स्ट्रक्चर, ये आपको आता ही होगा, नहीं आता तो बता देता हूँ। यहाँ पे क्या करना होता है, मुझे 3 कार्बन बनाने हैं। ठीक है, ऐसे 1 2 3। हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं, यहाँ देखो हाइड्रोजन मेरे पास 6 हैं। अब कार्बन यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन 6 है, कैसे एडजस्ट करेंगे बेटा, तो मैं सबको पहले 2-2 बांट देता हूँ, या इसको 3 दे देते हैं, फिर इसके साथ नहीं रहेगा ना, तो 2-2 बांट देते हैं, 2 इसके साथ बांट देता हूँ, 2 इसके साथ बांट देता हूँ। जैसे आपको एडजस्ट करना आप कर सकते हो, 3-3 करने हैं तो 3-3 ही कर सकते हो, या 2-2 करने हैं 2-2 कर सकते हो, इसके 3 ले लेते हैं, इसको 1 दे लेते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। अब देखो यार इसके इसने क्या करनी है, 4 बॉन्ड शेयर करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन के मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे लगा लेता हूँ, 2 इसके यहाँ पे लगा लेता हूँ। ठीक है, तो 2-2 इन्होंने शेयर कर दिए, बाकी जो 2-2 बच गए थे वो मुझे इनके साथ लगाने थे। तो ये क्या करेगा बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर लेगा बीच वाला, क्योंकि इसके साथ एक H है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बनाना था मुझे इसका, वो भी हो गया बेटा। उसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया, नेम द अल्कोहल, ऐसा कौन सा अल्कोहल है विच ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विल प्रोड्यूस अबव हाइड्रोकार्बन, कौन सा ऐसा अल्कोहल है जिसको मैं हीट करूंगा
कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो मुझे क्या दे देगा, एबव हाइड्रोकार्बन मतलब C3H6 मुझे दे देगा। ठीक है, और इसका नाम है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल जो है ये ऐसा अल्कोहल है जिसको मैं हीट करूंगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बन जाएगा मेरा, ये वाला हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पूछा गया था बेटा ई पार्ट में, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ CxHy विद हाइड्रोजन गैस। जब इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन गैस के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी थी। देखो तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, C3 यहाँ लिख देता हूँ, C3H6 प्लस करेंगे बेटा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट, तो बनेगा C3H8। ठीक है, यही इसका आंसर था। इसके आर पार्ट में क्या बोला गया था, यहाँ देखो एक और क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दे रखा था P और Q का। सबसे पहले क्या बोला गया, इफ P एंड Q कंबाइन, अगर ये दोनों आपस में मिलेंगे टू फॉर्म ए कंपाउंड, कंपाउंड बनाने के लिए, तो विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन देम। तो यहाँ पे देखो बेटा इनके बीच में सीधा सीधा आपको दिख रहा आयनिक बॉन्ड बनेगी, क्योंकि कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होने वाला है। गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, अब यहाँ देखो बेटा इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, लेकिन इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट फिल करने के लिए। तो अगर ये इसको एक दे देगा, अभी भी एक बच गया, तो मतलब Q जो है मेरे पास वो 2 होने चाहिए और P तो एक ही रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो कंपाउंड सो फॉर्म्ड, जो कंपाउंड बना वो पानी में डिसॉल्व हो गया, इज द रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसडी का बेसिक इन नेचर। तो ऑब्वियसली बेसिक ही होगी, क्योंकि बेस ही जो होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं पानी में, मेटालिक ऑक्साइड होंगे। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, तो अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। ठीक है, तो इसका रीजन लिख लेना बेटा, बेसिक होगा क्यों, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में और पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन Q एंड द इथेनॉल। इथेनॉल और Q के बीच में अगर रिएक्शन होगी तो उसको बैलेंस करके लिखिए। तो वो रिएक्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ऐसा होगा C2H5OH, इथेनॉल आ गया प्लस Q आ गया, तो बनेगा क्या यहाँ पे C2H5OQ प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसको बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे लगा देना आप 2, यहाँ पे भी 2, ये Q बैलेंस हो गया, 2 हो गए, यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे 2 लगा देना, तो यहाँ पे बैलेंस भी हो गया। लास्ट पार्ट क्या पूछा गया था, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन P अंडरगोस बॉन्डिंग विद द कार्बन। अगर P की बॉन्डिंग कार्बन के साथ करूंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, वो फॉर्मूला बनेगा Cp2। ठीक है, इसके साथ हमारी केमिस्ट्री की सेक्शन यहीं पे खत्म हो जाती है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, जिसमें आपकी पूरी की पूरी फिजिक्स जो है वो पूछी गई थी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन सी, और जो आपकी फिजिक्स पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, अर्नब वाज मेकिंग नोट्स एंड ही रोट डाउन द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व सरफेस। वो कोई नोट्स बना रहा था और उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग से क्या कुछ लिखा है। सबसे पहले क्या लिखा है, कनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आपने बेटा कनकेव मिरर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे उसकी जो इमेजेस बनती है बेटा वो रियल भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है, और डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड इमेज रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजीशन। ये वाली स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, क्योंकि जो आपका कन्वेक्स मिरर है ये हमेशा कौन सी इमेज बनाता है बेटा, वर्चुअल इमेज बनाता है। पार्ट 3 देखिए ये वाला क्रॉस, in both concave and convex mirror the image location can be determined by using the mirror formula 1/f is equals to 1/v plus 1/u। हमें पता बेटा कि मिरर फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, मतलब फर्स्ट और थर्ड आपकी ठीक है और ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, choose the correct option from the below which explain the reason for us to perceive the day sky as blue। नीचे आपको ऑप्शन दिए हैं, उसमें से सही कौन सा वो आपको सिलेक्ट करना है, और रीजन क्या है बेटा कि स्काई हमें ब्लू कलर का क्यों दिखता है। ठीक है, यहां देखिए बेटा, एज सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर, जैसे सनलाइट जो है एटमॉस्फेयर से पास करता है, शॉर्टर वेवलेंथ जैसे कि ब्लू होगा वो स्कैटर करता है ज्यादा देन दी अदर कलर्स, दूसरे कलर्स के कंपैरिजन में। तो ये वाला ऑप्शन तो मुझे ठीक लग रहा है, ऐसा ही होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, स्काई अपेयर ब्लू बिकॉज ऑल कलर स्कैटर्ड इक्वली, सारे कलर इक्वली स्कैटर्ड हो गए हैं, लेकिन ब्लू लाइट जो है वो स्ट्रॉन्गर है एंड मोर विजिबल टू दी ह्यूमन आई। तो ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा ऑप्शन, इसको हम क्रॉस करते हैं।
ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू लॉन्गर वेवलेंथ लाइक रेड एंड ओरेंज स्कैटरिंग मोर देन शॉर्टर वेवलेंथ मेकिंग ब्लू स्टैंड आउट मोर। इसमें बोला कि ब्लू कलर इसलिए दिखता है क्योंकि वेवलेंथ जैसे रेड और ऑरेंज है, ये क्या करते हैं, ज्यादा स्कैटर होता है, जो ज्यादा स्कैटर होता है बेटा वैसे ही दिखता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। एटमॉस्फेयर कंटेन ब्लू कलर पार्टिकल दैट गिव्स द स्काई इट्स ब्लू अपीयरेंस, ये भी गलत है, तो मतलब इसका ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 जो है बच्चों वो आपका असर्शन रीजन पे बेस्ड है। असर्शन क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। तो हमने क्या किया है, 26 सेंटीमीटर दूर कन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, फोकल लेंथ मुझे दे रखी है, तो बोला गया बेटा कि जो इमेज होगी विल नॉट फॉर्म एट इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी पर नहीं बनेगी। तो अगर आपने बेटा कन्वेक्स मिरर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा बेटा कन्वेक्स मिरर केस में आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दीजिए, इमेज जो है वो आपकी हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनती है, बिहाइंड द मिरर इन्फिनिटी में नहीं बनती है। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है असर्शन जो है वो ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया फॉर अबव गिवन सिस्टम द इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u गिव v इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर मैं यहाँ पे ये रिलेशन यूज करूंगा तो v का आंसर इन्फिनिटी आएगा। अब यहाँ देखो बेटा, ये मेरा कन्वेक्स मिरर है, इसका ध्यान रखिएगा, u कितना होगा, माइनस में लिया जाता है, फोकस इसका पॉजिटिव होता है, यहाँ पे वैल्यू डालूंगा इस रिलेशन में। ठीक है, इसको यहाँ भेज दूंगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 2 बार आ रहा है तो 2/26 कटेगा तो 1/13, तो v का आंसर क्या आ गया 13, इन्फिनिटी नहीं आया। तो मतलब रीजन जो है वो इसका गलत है, असर्शन जो है वो इसका सही है, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको एक डायग्राम यहाँ पे दे रखा है बेटा, फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और फिर इनका आंसर देते हैं। कुछ क्वेश्चन बेटा पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था आइडेंटिफाइंग द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आपको जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दे रखा है बेटा उसको पता लगाना है, क्या ये लेंस था, ये मिरर है। ठीक है, तो अब आपको मैं डायग्राम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, इतना विजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेटा जो आपको ऑब्जेक्ट दे रखा था, ये मेरे पास कनकेव लेंस है। ठीक है, वो कहाँ से पता चलता है मुझे बेटा, इमेज फॉर्मेशन से। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा लेंस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है ना, ये ऐसे एक रेज यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है ना, तो ये मेरे पास क्या था, कनकेव लेंस है। आगे देखो बेटा पार्ट बी में क्या पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस केस। तो कनकेव लेंस है बेटा, तो इस केस में कैसी इमेज बनती है, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा। पार्ट सी पे क्या बोला गया था, बेस्ड ऑन द मेजरमेंट गिवन इन द इमेज कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आपको इंस्ट्रूमेंट की फोकल लेंथ काउंट करनी थी। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाने की थोड़ी कोशिश करूं, मेरे दोनों डिस्टेंस जो है वो लेफ्ट साइड में है ना, तो एक मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था, दूसरा मेरा इमेज का डिस्टेंस है, मतलब u और v दोनों मुझे दे रखे हैं और दोनों मेरे क्या है बेटा, नेगेटिव है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो u कितना है मेरे पास, ये भी नेगेटिव है, माइनस का 20 है। ठीक है, u मेरे पास माइनस का 20 है और v मेरे पास कितना है, माइनस का 10 है। u भी दे रखा है मुझे, ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, इमेज भी मुझे दे रखी थी, उसका डिस्टेंस दे रखा, तो रिलेशन मुझे यूज करना था बेटा। रिलेशन क्या होता है इसका, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू डालोगे तो आराम से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 34। अटेम्प्ट करिए या तो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी को, यहाँ पे एक सर्किट मुझे दे रखा है। ठीक है, अब क्या पूछा गया, फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन द फिगर। पहला, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रेजिस्टर इन द कॉम्बिनेशन। यहाँ पे 2 8 ओम के रेजिस्टर लगे हैं। ठीक है, इनका इफेक्टिव रेजिस्टर क्या होगा। अब देखो बेटा, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं। दोनों आपस में क्या है बेटा, पैरेलल में। तो अगर पैरेलल में लगे हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस इन पैरेलल वो कैसे निकलता है बेटा, क्या फॉर्मूला रहता है, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये इसका शॉर्टकट है। बाकी अब ऐसे करिएगा 1/R1 प्लस 1/R2 सिंप्लीफाई करिएगा तो भी ये आंसर आएगा। तो दोनों 8 के बेटा, तो ऊपर क्या आएगा 8 × 8, नीचे कितना आएगा 16, ये 2 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, तो पैरेलल रेजिस्टेंस जो इफेक्टिव आएगा वो मेरे पास 4 ओम का आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान सा काम था। नेक्स्ट पूछा गया करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रेजिस्टर। इस 4 ओम रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो करेगा वो पूछा गया। ठीक है, तो पहले मैं इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालता हूँ। देखो बेटा, ये 4 ओम है, ठीक है जी, और ये भी 4 ओम है, ये दोनों आपस में किसमें है, सीरीज में है ना। तो अब ये रेजिस्टेंस इन सीरीज या फिर टोटल रेजिस्टेंस लिख लेता हूँ बेटा, 4 + 4
ये मिलकर आएगा हमारे पास 4 + 4 4 + 4, ये मिलकर बन गया 8 ओम का रेजिस्टर। बैटरी जो फिर वोल्टेज है वो कितनी है बेटा, 8 वोल्ट की। तो मुझे क्या निकालना है, करंट है ना, V = क्या होता है IR। तो I की वैल्यू क्या होती है बेटा, V/R। तो 8/8 कर दूंगा तो मेरे पास जो करंट है I, उसका आंसर क्या निकलेगा, 1 एम्पियर। ठीक है, ये है इसका फाइनल आंसर। और में देखिएगा बेटा, करंट इन द 12 ओम रेजिस्टर, ये 12 ओम रेजिस्टर जो है इसमें से कितना करंट चलेगा वो मुझे पूछा गया। तो पहले बेटा पूरा सॉल्व करूंगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना है फिर उसके बाद में निकालेंगे। अब देखो ये 24 है, ये भी 24, ये दोनों आपस में किसमें है, पैरेलल में। तो पहले इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे बेटा, RP। ऊपर क्या बनेगा, 24 × 24, नीचे ऐड करूंगा तो बन गया 48। ठीक है, ये 2 से कैंसिल, ये 12 से कैंसिल। तो पैरेलल रेजिस्टर जो निकला वो निकला 12 का। अब ये 12 है, ये 12 दोनों आपस में किसमें थे, सीरीज में। तो R टोटल बन जाएगा 12 + 12 करूंगा तो बन गया बेटा मेरे पास 24 ओम। वोल्टेज जो है वो कितनी है, 6 की है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 24 ओम का है। मुझे निकालना है बेटा करंट, है ना। करंट V = IR, I का होता है V/R। ठीक है, वोल्टेज कितनी है, 6, और R कितना है, 24, ये 4 से कटेगा, है ना। तो I यहाँ देखो बेटा कितना बन गया, 1/4, और 1/4 होता है 0.25 एम्पियर। कितना करंट इसमें से फ्लो करने वाला। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल जो है एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। फिर बोला गया डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ एमीटर A1 एंड एमीटर A2। ये देखो बेटा, एमीटर A1 A2 ये दोनों आपस में किसमें लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, तो सेम करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे कोई भी डिफरेंस इन द रीडिंग नहीं आने वाला है। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे आपको ये आई बना के दी हुई है बेटा, ये कुछ डायग्राम बना के दी है, और क्या पूछा गया है, द अबव इमेज शो ए करेक्टिव मेजर फॉर ए पर्टिकुलर डिफेक्ट ऑफ विजन। कोई डिफेक्ट है उसको ठीक करके बता, यहाँ पे बताया गया। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन, जो डिफेक्ट ऑफ विजन है वो बताइए, और फिर बताइए किस तरह का लेंस जो है इस्तेमाल किया गया इसको ठीक करने के लिए। अब ये अगर आपको याद हो बेटा, तो ये क्या होता है मेरे पास, हाइपरमेट्रोपिया है। कौन सी बीमारी है, हाइपरमेट्रोपिया, जिसको फार साइडनेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बंदा जो है उसको दूर का तो बिल्कुल क्लियर दिखता है, लेकिन नजदीक का जो है वो क्लियर नहीं दिखता है। ठीक है, और इसमें जो इमेज है वो रेटिना के बैक साइड में बनती है। फिर कहता है ड्रा एंड लेबल ए रे डायग्राम दैट शो द डिफेक्ट ऑफ विजन इन द अबव केस बिफोर करेक्शन। तो यहाँ पे बेटा इमेज मेरी पहले यहाँ बनेगी, ठीक है, रेटिना की कुछ पीछे बनेगी, जब भी ठीक हो जाए तो आगे बन जाएगी। ठीक है, इतना सा काम करना था। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 36। A student needs to make a 0.12 ohm resistor. She has some copper wire of 0.80 mm diameter. Resistivity of copper is this. एक बच्चा जो है उसने क्या बनाना है बेटा, 0.12 ओम का रेजिस्टर बनाना है। उसके पास कॉपर वायर है, 0.80 mm डायमीटर है। रेजिस्टिविटी जो है वो 1.8 है इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है। सबसे पहले पूछा गया क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा वायर का, वो। दूसरा बोला गया कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड फॉर द 0.12 ओम रेजिस्टर। अब ये न्यूमेरिकल है बेटा, इसको पूरा आपको मैं अच्छे से सॉल्व करके अभी दिखाता हूँ। इसका सोल्यूशन देखिएगा बच्चों, मुझे यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, एक बच्चा जो है उसको इतने ओम का रेजिस्टर बनाना है, कॉपर वायर का डायमीटर मुझे दे रखा है। अब यहाँ देखो बेटा, डायमीटर जो है वो है मेरे पास 0.080 mm का है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में। ठीक है, मिलीमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करना है बेटा तो डिवाइड करना पड़ता है 1000 से। ठीक है, तो ये बन जाएगा मीटर। तो D = 0.80, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 10⁻³ मीटर। यहां तक ठीक है बेटा, डायमीटर पता चल गया। तो रेडियस क्या होता है इसका, हाफ होता है, तो बनेगा 0.80 मल्टीप्लाई 10⁻³ और डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। तो रेडियस कितना बनेगा 0.40 और 10⁻³ मीटर। तो रेडियस मेरे पास निकल कर आ गया। ठीक है, और क्या दे रखा है मुझे यहाँ पे, रेजिस्टिविटी भी दे रखा था रो, वो कितना है 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ ओम मीटर। अब यहाँ देखो बेटा, मुझे सबसे पहले क्या निकालना था, एरिया। एरिया वाई, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर का स्क्वायर। पाई आ गया 3.14, रेडियस कितना आ गया 0.40 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये बनेगा 3.14। अब ये 0.4 का जब स्क्वायर करूंगा बेटा, ये बन जाएगा 0.16।
0.16 और ये बन गया 10 की पावर -6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा 3.14 है, ये 0.16, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आता है 0.5024 इंटू 10⁻⁻6। अगर मैं बेटा इसको एक पॉइंट शिफ्ट करूं तो बनेगा 5.024 और यहाँ पे आएगा 10 की पावर -7, तो ये निकल गया मेरा एरिया। ठीक है, तो एक मेरा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट मुझे देखो यहाँ पे क्या बोला गया, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर। अब मुझे लेंथ ऑफ वायर का पता लगाना है और 0.12 ओम रेजिस्टर का। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है रेजिस्टेंस के बीच में और रेजिस्टिविटी के बीच में। तो रेजिस्टेंस कितना होता है बेटा, रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब यहां से बेटा अगर मुझे क्या निकालना है यहाँ पे लेंथ, तो लेंथ क्या बनेगा, ए मल्टीप्लाई आर डिवाइडेड बाय रो। अब यहाँ पे डालेंगे वैल्यू, एरिया जो था मेरे पास वो आ गया मेरे पास 5 इंटू 10⁻⁻7, पॉइंट वाला हिस्सा मैंने छोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बेटा आर, आर इज द रेजिस्टेंस, वो कितना दे रखा था मुझे 0.12 डिवाइडेड बाय रो इज द रेजिस्टिविटी 1.8 और 10 की पावर -8। थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन बेटा इसमें अच्छी होनी चाहिए अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने, और एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं ना बेटा, 12 को 5 से करेंगे 60 आएगा ना, तो 0.6 बनेगा और 10 की पावर -7 डिवाइड में 1.8 और 10 की पावर -8। यहाँ भी एक पॉइंट शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 8 हो जाए, तो बनेगा 6 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाय 1.8 और 10 की पावर -8, ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास लेंथ कितनी बच गई, 6/1.8, ये बनेगा 6/18, ये ऊपर चला गया तो बन गया 10, ये बेटा 3 से कट जाएगा, तो लेंथ बन गई मेरे पास 10/3। 10/3 बन गई तो लेंथ कितनी बन गई, 10 को अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो आएगा बेटा 3.33 मीटर। यही है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है न्यूमेरिकल कैसे किया मैंने। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 37, सॉरी, इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ आर शोन इन द गिवन डायग्राम। आगे आपको एक डायग्राम दे रखा है, वहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे रखी हैं। ए स्टूडेंट मेक्स ए स्टेटमेंट दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज स्ट्रॉन्गर देन एट वाई। उसने क्या बोला कि जो एक्स पे होती है मैग्नेटिक फील्ड वो वाई वाले से स्ट्रॉन्गर होती है, उसने स्टेटमेंट दिया। एक्सप्लेन करिए विद रीजन, क्या वो बच्चा जो है सही क्लेम कर रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद में डायरेक्शन उसकी बतानी है। उसने क्या बोला, याद रखिएगा कि एक्स पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू वाई। अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे देखिए बच्चा, अगर आपको दिख रहा है तो ये पॉइंट एक्स है, ये वाई है बेटा। तो एक्स पे लाइनें क्या है, क्लोज है, एक दूसरे के नजदीक है, और वाई में क्या है, दूर दूर है। और ये बेटा रूल है मैग्नेटिक फील्ड का, जहां पे लाइनें क्लोज होती है वहां पे क्या होती है, हमेशा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब इस पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग रहेगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे दूर दूर है तो यहाँ पे क्या होगी, वीक मैग्नेटिक फील्ड। रीजन क्या है बेटा, जितनी क्लोज होती है लाइंस उतनी आप स्ट्रॉन्ग होती है मैग्नेटिक फील्ड। आगे क्या बोला गया था कि इनका डायरेक्शन क्या होगा, और मुझे पता है डायरेक्शन क्या होता है बेटा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो यहाँ पे एरो से मैं दिखा सकता हूँ, इस तरह से एरो बनेंगे, आपको इस तरह से एरो बनाने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये भी। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38। आपको दो डायग्राम यहाँ पे दे रखे हैं और लंबी चौड़ी स्टेटमेंट भी है, तो आइए इनको रीड करें। एबव इमेज इज दैट ऑफ ए डीएसएलआर। तो ये वाली इमेज जो है कि डीएसएलआर की है बेटा। डीएसएलआर कैमरा विच इज यूज्ड टू टेक हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ बाय प्रोफेशनल फोटोग्राफर। और इनको प्रोफेशनल फोटोग्राफर इस्तेमाल करते हैं हाई रेजोल्यूशन फोटो लेने के लिए। दूसरी इमेज जो है ऑफ एबव टू इज ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ हाउ एन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेंसर ऑफ द कैमरा। तो दूसरी इमेज में बताएगा कि इमेज जो है वो कैसे बनती है बेटा कैमरा पे। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेंस, अगर आपको लेंस की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है, कुछ आंसर आपको बताने हैं। पहला क्या है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन द डीएसएलआर कैमरा शोन इन द इमेज। कौन सा लेंस यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। आप डायग्राम देखो बेटा, इस तरह से याद करिए बेटा, ये कौन से मिरर होते थे, इस वाले कनकेव मिरर होते थे, है ना। अगर कनकेव मिरर है तो लेंस में क्या बन जाता है, वो कन्वेक्स लेंस बन जाता है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, साथ साथ में नोट भी करते रहना। व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेंसर। अब ये कन्वेक्स लेंस है बेटा, तो किस तरह की इमेज बनती है इसकी,
रियल भी होती हैं और इन्वर्टेड भी होती हैं। ठीक है जी, बिल्कुल आसान था, कुछ मुश्किल नहीं। अब यहाँ देखो बेटा, नेक्स्ट जो है, एक फोटोग्राफर जो है वो डीएसएलआर कैमरा इस्तेमाल कर रहा है, जिसका लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ मुझे दे रखी है बेटा 50 mm। टू मेक टेक ए क्लोजर फोटोग्राफ, उसने एक क्लोज फोटोग्राफ लिया छोटे से ऑब्जेक्ट का। लेंस प्रोजेक्ट एन इमेज ऑन टू द कैमरा सेंसर दैट इज लोकेटेड 60 mm बिहाइंड द लेंस। कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मुझे यू जो है वो फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द लेंस जिसको बोला जाता है। अब बेटा ये न्यूमेरिकल है, इसे मैं आपको अच्छे से सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब देखो बेटा, ये मेरे पास कन्वेक्स लेंस है बेटा, और यहाँ पे मुझे क्या क्या दे रखा है, एक तो फोकस दे रखा है एफ, वो कितना है 50 mm का है, एक चीज ये दे रखा था, और दूसरा वी दे रखा था मुझे बेटा इमेज का डिस्टेंस, वो कितना था 60 mm मुझे दे रखा था। अब ये बेटा मेरे पास कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस, तो इसलिए दोनों क्या आएंगे पॉजिटिव आएंगे। अब मैं करूंगा रिलेशन यूज करूंगा बेटा, लेंस का क्या होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, इसके बदले में आएगा 50 और ये आ गया मेरे पास 60 माइनस 1/u। अब शिफ्ट करते हैं, इसको यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ पे, तो 1/u इज इक्वल्स टू, ये आ गया बेटा 1/60 माइनस 1/50 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ेगा 1/u। अब यहाँ देखो बेटा, एलसीएम ले लूंगा अगर, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा 50 माइनस 60, तो नीचे कितना आ गया 3000। ठीक है, 1/u कितना बन गया, माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 3000, एक जीरो यहाँ पे कट गया, तो 1/u इज इक्वल टू माइनस 1/300, है ना। तो मेरे पास जो u का आंसर आ गया वो कितना आ गया बेटा, u इज इक्वल टू माइनस 300। अब यहाँ देखो, नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि ये हमारा लेफ्ट साइड पे होता है, और u हमेशा हमेशा हमारा क्या रहता है बेटा, नेगेटिव ही रहता है। ठीक है, अब इसके आर पार्ट में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, एक फोटोग्राफर जो है, और दोनों में से एक करना था कोई आपको। ए फोटोग्राफर, इसको उठा देते हैं, ए फोटोग्राफर इज यूजिंग ए डीएसएलआर कैमरा टू टेक ए पिक्चर ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर इज पोजीशन 150 mm अवे फ्रॉम द कैमरा, इतनी दूरी पे उसको रखा गया था। एक्चुअल हाइट ऑफ फ्लावर जो है वो 80 mm, ठीक है, जिसको एच बोलते हैं, और इमेज हाइट जो बनी कैमरा पे वो कितनी है 20 mm है, जो एच डैश बोलते हैं या एच जीरो भी बोलते हैं। फोकल लेंथ कैमरा का वो मुझे पता करना है। ठीक है, अब ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी अच्छे से सॉल्व करना आपको सिखाते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, इस क्वेश्चन में मुझे डेटा जो दिया था, पहले उसको लिख लेता हूँ बेटा यहाँ पे। तो यहाँ देखो, मुझे एक तो क्या दे रखा है यहाँ पे, ये 80 mm जो है एक्चुअल हाइट ऑफ द फ्लावर, है ना, तो जिसको मैं h लिख लेता हूँ। ये आगे मेरे पास 80 mm हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये तो ऊपर होती है, पॉजिटिव होती है। इमेज का हाइट जिसको h डैश लिख लेते हैं, वो कितना है मेरे पास -20 mm। ठीक है, और u इमेज का डिस्टेंस, ये तो मुझे यहाँ पे दे रखा है 150, ये तो हमेशा नेगेटिव होता है, 150 mm दे रखा है मुझे। ठीक है, सबके यूनिट आपस में सेम है। अब यहाँ देखो बेटा, मैग्निफिकेशन, उसका फॉर्मूला क्या रहता है v/u लेंस के केस में। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है h डैश अपॉन h होता है, तो m इज इक्वल्स टू h डैश कितना आ गया -20, h आ गया बेटा 80। ठीक है, और v मेरा ऐसे है, और u आ गया -150। अब यहाँ देखना, ये इधर भेज देता हूं, तो बनेगा -20 मल्टीप्लाई -150 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल्स टू v। अब ये 24 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 150 के 4 हिस्से करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, तो v का आंसर क्या आ गया बेटा, 150 को यहाँ पे 4 से मुझे डिवाइड करना है ना, तो 4 से अगर 4 हिस्से करूँ कितना होगा 37.5, 37.5 है ना, 75 75, ठीक है, तो ये बनेगा 37.5 मीटर। तो ये मेरे पास v आ गया, तो v इसमें क्या आया पॉजिटिव आया। लेकिन मुझे इसमें क्या बोला गया था, फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब मैं करूंगा बेटा, लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, क्या होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ देखो 1/f, ये मुझे फाइंड करना था f, v का वैल्यू कितना आया था 1/37.5, और यहाँ पे जो u है बेटा, u मेरे पास देखो कितना है, माइनस का 150 तो प्लस का बन जाएगा 150। ठीक है, तो ये बन गया 1/f, इनका एलसीएम कितना आएगा 150, क्योंकि ये
150 के टेबल में आता है तो बड़ा नंबर ही आएगा एलसीएम में, ठीक है। ये कितने से आता था बेटा, 4 से आता था, ये 1 बन गया, 5 बन गया, तो 1/f इज इक्वल्स टू 5/150, ये 3 से कैंसिल 30, तो f का आंसर कितना आ गया मेरे पास 30 mm। तो इसकी जो फोकल लेंथ है बेटा वो कितनी आएगी 30 mm। तो इस तरह से बेटा न्यूमेरिकल जो है आपको एग्जाम में पूछे आते हैं, जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली सीधा सीधा ही पूछे, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, ऐसे अभी पूछा होगा, ठीक है। क्लियर है, होप सो आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों, आपको बोल गया अटेम्प्ट इधर ऑप्शन ए और बी, दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखी है, ये बैटरी है, ये वोल्टेज B1 है, ये 100 ओम का रेजिस्टर है, 25 का, ये B2 मुझे यहाँ पे दे रखा है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहला क्या पूछा गया था, यहाँ पे देखो बेटा, अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर शोन द अबव फिगर इज कनेक्टेड टू बैटरी, द पावर डिसिपेशन इन द 100 ओम रेजिस्टर इज 81 वाट। यहाँ पे पावर दे रखी है बेटा 81 वाट है, और रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम है। कैलकुलेट क्या करना है, करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट कितना आ रहा है, रीडिंग कितनी होगी वोल्टमीटर B2 में, और फिर रीडिंग बोला गया वोल्टमीटर B1 में कितनी रहेगी, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल है, इनको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। अब यहाँ देखो बेटा, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पावर, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने पहले भी रीड करके दिखाया, पावर जो है वो 81 वाट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, रेजिस्टेंस 100 ओम है। सबसे पहले पूछा गया था कि करंट कितना चलेगा सर्किट में। अगर आपको रिलेशन याद हो बेटा, तो पावर किसके बराबर होता है, आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आर। तो यहाँ से बेटा आई स्क्वायर का आंसर क्या बनेगा, P/R बन गया, आई स्क्वायर, P आ गया 81, R आ गया मेरे पास 100, तो I क्या बन गया अंडर रूट ऑफ 81/100। 81 का रूट क्या होता है 9, 100 का क्या 10, तो I जो है करंट है वो बन गया 0.9 एम्पियर। तो इतना करंट इस सर्किट में चलने वाला है। फिर बोला गया था रीडिंग इन द वोल्टमीटर B2। यहाँ पे देखिए बेटा, इस B2 में कितनी रीडिंग होगी, है ना। तो वोल्टेज क्या होता है IR, करंट इंटू रेजिस्टेंस। सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस, दोनों 25-25 ओम के और पैरेलल में है ना, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल 25-25 ओम के, तो 25 मल्टीप्लाई 25, और नीचे क्या आएगा 50 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो गया, बन गया 12.5। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना है 12.5 ओम का। अब मुझे निकालना V2, है ना। फॉर्मूला क्या रहता है बेटा I इंटू R, तो V2 इज इक्वल्स टू I की वैल्यू 0.9 है, और ये बन गया 12.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 11.25 वोल्ट। ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्या पूछा गया बेटा कि यहाँ पे B1 में कितनी वोल्टेज है ना। तो V वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था I इंटू R, है ना। करंट बताएंगे कितना है इसमें, वो तो मुझे पता चल गया, रेजिस्टेंस बताना है टोटल। अब यहाँ देखो बेटा, एक तरीका तो वो है, दूसरा क्या है, इसकी वोल्टेज मुझे पता है कितनी है, इसकी वोल्टेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दोनों वोल्टेज ऐड कर देंगे तो B1 बन जाएगा, है ना। B1 के 2 हिस्से हुए हैं, दोनों ऐड करेंगे तो भी आ जाएगा। B2 मुझे पता है बेटा, अब निकालूंगा V100, 100 में कितने वोल्टेज है, क्या फॉर्मूला होता है V का बेटा IR, करंट मुझे पता है 0.9 है, और रेजिस्टेंस कितना 100 है, तो V100 ये बन जाएगा बेटा 90 वोल्ट। तो मुझे क्या पूछा गया था V1, है ना, वो किससे मिलके बना था, एक V100 से, दो जगह डिवाइड हो रही थी, दूसरी हो रही थी बेटा V2 पे, है ना, V2 ही नाम था इसका। तो B1 क्या बन गया, V100 है 90 प्लस 11.25, तो V1 कितना बन गया मेरे पास 101.25 वोल्ट, ठीक है। यही है इसका फाइनल आंसर। अब चलते हैं बेटा इसके ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है आपके सामने एक डायग्राम बना के दी हुई है मेरे पास, ये 240 वोल्ट की बैटरी है, ये स्विच 1 है, ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं स्विच 2 और स्विच 3 है। इलेक्ट्रिक हीटर कंसिस्ट ऑफ 3 सिमिलर हीटिंग एलिमेंट्स ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये 3 हीटिंग एलिमेंट है यहाँ पे जो कनेक्ट किए गए हैं, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। हर हीटिंग एलिमेंट जो है उसकी रेटिंग क्या है 1.2 किलोवाट, है ना, ये इसको पावर कहते हैं। 240 वोल्ट की बैटरी है, और इनका रेजिस्टेंस क्या है S1, S2 एंड S3 हैज ए कांस्टेंट रेजिस्टेंस आर रिस्पेक्टिव स्विचेस। इनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है सबका, मतलब एक जैसा ही है, और ये स्विचेस लगे हुए हैं S1, S2 S3। सर्किट जो है उसको 240 वोल्ट की सप्लाई के साथ बांधा हुआ है। सबसे पहले क्या पूछा गया, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वन हीटिंग एलिमेंट। एक किसी भी एक हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस जो होगा इसका क्या रहेगा, पहले वो पूछा गया। अब यहाँ देखो बेटा, पार्ट 1 में पावर का फॉर्मूला क्या होता है V²/R, है ना। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज मुझे दे रखी है, तो यहाँ से पहले अगर R की वैल्यू निकाल लूं, R क्या बनेगा V²/P, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस निकालना था। तो R इज इक्वल टू V इज द वोल्टेज, वोल्टेज कितनी है बेटा 240
स्क्वायर है तो 2 बार कर लेंगे। और पावर अगर आप यहाँ देखो तो कितनी दे रखी है 1.2 किलोवाट, है ना। ये किलोवाट अगर वाट में चेंज करूंगा तो क्या बन जाएगी 1200। ये 20 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, तो रेजिस्टेंस बन गया मेरे पास 48 ओम का। अब सभी का रेजिस्टेंस क्या था कांस्टेंट था, तो सभी क्या हो जाएंगे 48 के हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे देखो पार्ट 2 में करंट इन द ईच रजिस्टर व्हेन ओनली S1 एंड S3 आर क्लोज्ड। S1 और S3 को हमने क्लोज कर दिया तो हर रेजिस्टर में कितना करंट चलेगा। अब देखो बेटा करंट जो है वो डिवाइड हो गया, यहाँ भी अलग अलग हो गया ना, तो इसका अलग से निकालेंगे, इसका अलग से निकालेंगे। अब देखो बेटा अगर मैं सी पे निकालता हूँ तो करंट, ये पार्ट 2 आ गया इन सी। ठीक है, तो करंट V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना। तो I का आंसर क्या बन गया मेरे पास V बाय आर। तो I इज इक्वल्स टू V इज द वोल्टेज, कितना है 240, रेजिस्टेंस कितना है बेटा 48, तो I का आंसर कितना बन गया 5, साथ में क्या लगेगा एम्पियर। अब यहां देखो बेटा करंट इन A एंड B, ठीक है, सेम रिलेशन बेटा V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I क्या बन गया V बाय आर, तो I इज इक्वल्स टू V इज द वोल्टेज, है ना। वोल्टेज तो कितना है मेरे पास 240 फिक्स है। रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे बेटा 2 है ना, तो ये भी 48 कितना बन गया 96 बन गया। तो I कितना बन जाएगा इस केस में 2.5 एम्पियर। ठीक है, क्लियर है ये भी। पार्ट 3 में देखो बेटा क्या पूछा गया था, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस ए पे कितना पावर डिसिपेट हो गया व्हेन S1 S2 एंड S3 आर क्लोज्ड। तो सिंपली आपको पावर निकालने के लिए पूछा गया था। ठीक है, पेन भी रुक गया, चल जा। तो सिंपली बेटा आपको पावर निकालने के लिए पूछा गया था, तो पावर का फॉर्मूला, पेन को क्या हो गया भाई, P इज इक्वल्स टू, पेन शायद हमारा बीमार हो गया तो बेटा यहाँ पे पेंसिल से कर लेते हैं, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आर। तो यहाँ देखो बेटा पावर इज इक्वल्स टू आई कितना निकाला मैंने 5, तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर इज रेजिस्टेंस 48 था, P इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई 48, तो पावर कितना आ गया 1200 वाट का, किलोवाट में करना है तो 1.2 किलोवाट। ठीक है, इसके साथ बेटा आपका ये सैंपल पेपर जो था, ये सीबीएसई ने रिलीज किया था, वो वाला सैंपल पेपर था, यहीं पे खत्म हो जाता है बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।